अर्जुन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। आज और 9 दिसंबर को देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारियां जारी, बोले सीएम धामी। अब तक 55,000 करोड़ के निवेश का हो चुका है करार। औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत स्थापित उद्योगों को भारत सरकार से प्राप्त अनुदान राशि का सीएम धामी ने किया डिजिटल स्थानांतरण। 40 औद्योगिक इकाइयों को स्वीकृत हुई है 90 करोड़ रुपए की धनराशि। पुलिस स्मृति दिवस पर राजधानी देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री धामी, डीजीपी अशोक कुमार सहित शहीद पुलिस जवानों के परिजनों ने लिया हिस्सा। सीएम ने की 4 बड़ी घोषणाएं, आवास के लिए 100 करोड़ देगी सरकार। देहरादून में एमएलए ट्रांजिट हॉस्टल में विधायकों के आवास आवंटन को लेकर कई तरह की अनियमितताएं आ रही है सामने। पूर्व विधायकों ने अभी तक खाली नहीं किया आवास, तो कईयों को हुए हैं 2-2 आवंटित। देहरादून के डाक पत्थर चौकी क्षेत्र में हुए ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा। पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर रची हत्या की साजिश। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। पिरान कलियर नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि शफकत अली ने कलियर पीपल चौक पर 105 फीट ऊंचे और 30 फीट लंबे झंडे का उद्घाटन किया। जगह का नाम भी रखा एपीजे अब्दुल कलाम चौक। आपको बता दें कि आज कलियर नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि शफकत अली और कलियर विधायक फुकरान अहमद नगर पंचायत की सभा सदो झंडे का उद्घाटन किया गया। कलियर विश्व भर में प्रसिद्ध जगह है, यहाँ पर विदेश विदेश से जायरीनों का आना जाना लगा रहता है। वहीं पूरे देश में कलियर नगर पंचायत से ये एक अच्छा संदेश जाएगा। आज ये तिरंगे का उद्घाटन किया गया, जो यहाँ पर लगाया गया तिरंगा हमारे यहाँ कलियर शरीफ में। जो देश विदेश से यहाँ जायरीन आते हैं, सभी धर्मों के लोग आते हैं, यहाँ से एक भाईचारे का संदेश जाए। जो हमारे देश की जो शान है हमारा तिरंगा, उसको लगाकर यहाँ एक भाईचारे का लगभग 105 फीट हमारे झंडे की ऊंचाई है और लगभग 30 फीट का हमारा झंडा है। जगह का नाम भी बदला गया है जी, किस नाम से रखा है? एपीजे अब्दुल कलाम तिरंगा। एक महाविद्यालय की शिक्षिका का जब स्थानांतरण हुआ तो वो भावुक हो गई। शिक्षिका को भावुक देखकर छात्राएं भी फूट फूट कर रोने लगी। भाव विभोर कर देने वाला दृश्य था कोटद्वार की राजकीय महाविद्यालय में तबादले के बाद यहाँ शिक्षक तनु मित्तल का विदाई समारोह था। महाविद्यालय में शिक्षिका 2016 से विभागीय प्रभारी समाज शास्त्र के पद पर तैनात थी। शिक्षिका का 2017 में उत्तराखंड पीसीएस में जिला सूचना अधिकारी के पद पर चयन हुआ था, जिस पद को शिक्षिका ने 2018 में ज्वाइन किया था। लेकिन शिक्षिका की पढ़ाने में रुचि होने की वजह से 6 महीने के बाद जिला सूचना अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया था। इस बीच शिक्षिका छात्र छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क पढ़ाया करती थी, जिसमें से 6 छात्र छात्राओं का यूजीसी नेट समाज शास्त्र, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर और 2 छात्राएं इंटर कॉलेज के प्रवक्ता के पद पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में चयनित हुए हैं। लक्सर विकासखंड में आयोजित समीक्षा बैठक और लाभार्थी जनसंवाद कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही करोड़ों रुपए के विभिन्न विकासकारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही गरीबों को चेक वितरित कर गर्भवती महिलाओं को बाल विकास परियोजना के द्वारा महालक्ष्मी किट भी दी गई। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत महिलाओं को उनके आवासों की चाबी भी उनके द्वारा सौंपी गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि आज गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है और हर वर्ग आज महसूस करता है कि बीजेपी उनकी सरकार है। जो उन्होंने कहा कि जो आज तक कोई नहीं कर सका है वो भाजपा सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि एक नारा था, बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी करेंगे पूरा। जो मिशन बाबा अम्बेडकर का था वो मिशन भी आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी पूरा कर रहे हैं। अब गरीब कल्याण के जो हमारे ये मेले हैं,
बहुत ही सफलतम है। आज लक्सर में करोड़ों करोड़ों रुपए की बहुत सारी योजनाओं का आज शिलान्यास हुआ। करोड़ों करोड़ों रुपए की योजनाओं का आज उद्घाटन हुआ और आज बहुत सारे लोगों को, बहनों को उनके घर की चाबी मिली है। आज कितने भावुक हो गई थी, आपने देखा कि कुछ बहनें तो इतने भावुक हो गई थी कि 17-17 साल से हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि कभी तो वो दिन मिलेगा कि जब हम अपने मकान में जा सकेंगे। बरसात में सारा कच्चा मकान हमको नरक बना देता था। आज मुझे बहुत खुशी है। उनके आंखों में जब मैंने खुशी के आंसू देखे तो मुझे लगा कि ये हमारी जो गवर्नमेंट, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री ने ये हमेशा ये कहा है कि अंतिम छोर तक में बैठे रहने वाले व्यक्ति के चेहरे पर जब तक मुस्कुराहट नहीं होगी तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। पुलिस स्मृति दिवस पर राजधानी देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजीपी अशोक कुमार के साथ शहीद पुलिस जवानों के परिजनों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि और पुलिस के सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। धामी ने आज 4 बड़ी घोषणाएं भी की। उनका कहना है कि पुलिस जवानों की आवास के लिए सरकार 100 करोड़ रुपए की धनराशि देगी। पुलिस कल्याण कोष में 2 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। हर साल सभी पुलिस जवानों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। इसी के साथ मृतक आश्रितों के नियम को सरल किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस स्मृति पुस्तिका का विमोचन भी किया। आने वाले दिनों में पुलिस ने 1800 पदों पर भर्ती भी की जाएगी। आपको बता दें कि पिछले 1 साल में उत्तराखंड में कुल 4 पुलिस जवान जो है शहीद हुए हैं। वहीं डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस जवानों के कल्याण के लिए घोषणा की, इससे पुलिस जवानों को काफी फायदा मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आज पुलिस शहीद स्मृति दिवस पर उन सभी जवानों को, पुलिस के अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा के कारण से अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपनी शहादत दी। और ये अवसर हमें निश्चित रूप से उन शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करने का भी है, साथ ही साथ उनके जो परिवार के लोग हैं, पारिवारिक जन हैं, उनके प्रति संवेदनाएं और उनके आगे के लिए हम जो भी योगदान कर सकते हैं उस योगदान करने का दिन भी और यह स्मरण दिलाने का दिन भी है। और इसलिए हमने आज के दिन ये घोषणा की है कि आने वाले 3 वर्षों में पुलिस के जवानों के लिए, अधिकारियों के लिए आवास व्यवस्था में 100 करोड़ रुपए की जो धनराशि है उसका प्रावधान किया जाएगा। ये जो स्वास्थ्य परीक्षण वाली है, वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण वाली घोषणा, ये बहुत बड़ी घोषणा है। हमें हमारे आईपीएस पे ये लागू है। हर वर्ष हमारा मेडिकल एग्जाम कंपलसरी है, एसीआर लिखने से पहले ही किया जाता है और उसके लिए हम लोग को मैक्स हॉस्पिटल से 2000 रुपया भी अलाउड है और वो पूरा एनुअल चेकअप होता है। तो जब हर जवान का होगा तो उसके हेल्थ की चिंता होगी। देहरादून में एमएलए ट्रांजिट हॉस्टल देहरादून में विधायकों के आवास आवंटन को लेकर कई तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं। आपको बता दें, कई पूर्व विधायकों ने अभी तक आवास खाली नहीं किए हैं, तो वहीं कई विधायकों को 2-2 आवास आवंटित किए गए हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश के कुछ कैबिनेट मंत्रियों को भी एमएलए ट्रांजिट हॉस्टल में आवास दिए गए हैं। इस मामले में भाजपा विधायक खजान दास ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे गंभीर मामला बताया है। उन्होंने कहा कि इस पर विधानसभा को निर्णय लेना चाहिए। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी 70 विधायकों के लिए एमएलए ट्रांजिट हॉस्टल में आवास मुहैया कराए गए हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे कमरे भी हैं जो कि आगंतुकों और विधायकों के नजदीकी लोगों को आवश्यकता अनुसार रहने की परमिशन दी जाती है। इसके साथ ही जिन विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलती है उन्हें अलग से आवास मुहैया कराया जाता है। ये विषय थोड़ा सा चिंताजनक है क्योंकि 70 विधायक हैं, 70 फ्लैट्स वहाँ पे बने हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी बने हैं जिसमें विधायकों के गेस्ट जब अन्य जनपदों से आते हैं या उनके क्षेत्र से आते हैं तो उनको रहने के लिए व्यवस्था वहाँ पर की जाती थी। किंतु आज जिस प्रकार से आपने कहा है कि कुछ लोगों ने एक्स्ट्रा किराए पर लिए हैं, यानी कि 100 रुपये पर डे के हिसाब से वो किराए देते हैं, तो मुझे लगता है कि इसमें माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को इसमें चिंता करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
जन जानकारी अभियान के कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के राज्य मंत्री मजहर नईम नवाब ने हरिद्वार के विकास भवन में अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें जिले में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए संचालित की जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी ली गई, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा, चिकित्सा, मदरसा शिक्षा, मुख्यमंत्री हुनर योजना, अल्पसंख्यक विकास निधि योजना, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक प्रोत्साहन योजना आदि रही। वहीं अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने बताया कि हरिद्वार जिले में जितनी भी योजनाएं चल रही हो, चाहे भारत सरकार की हो या फिर राज्य सरकार की, सभी योजना किस तरह से संचालित हो रही है और उन योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक किस तरह तक पहुंच रहा है और जिले के जितने भी विकास कार्य हैं उन सब की समीक्षा की गई है। ब्लॉकों के बाद हमने हर 4 महीने में 3 महीने में जिला स्तर की बैठक करते हैं और ये बैठक जो है राज्य मंत्री स्तर की है। इसमें सारी योजनाएं जो हरिद्वार जिले की संबंधित योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो भारत सरकार की योजनाएं हैं या उत्तराखंड सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं को किस तरीके से संचालित हो रही हैं और उन योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक किस तरीके से पहुंच रहा है, क्या उन लाभार्थियों की कितनी % प्रोग्रेस रिपोर्ट है, ग्रोथ क्या है, आगे किस तरीके से हम लोगों ने बढ़ाना है और जो विकास के काम है हमारे हरिद्वार जिले के, उनकी समीक्षा है। कोई विकास का काम मुख्यमंत्री हमारे घोषणा का काम अगर रुका है, किस कारण से रुका है, इसकी आज हम समीक्षा कर रहे हैं। जहां उत्तराखंड सरकार के द्वारा क्रिकेट एकेडमी को अनुमति दे दी गई है, तो वहीं उत्तराखंड उपलब्धि के रूप में एक कदम और आगे बढ़ गया है, जिसके चलते क्रिकेट विराट कोहली के बचपन से कोच रहे राजकुमार शर्मा ने उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर के रामनगर रोड स्थित किंग्स फोर्ट एकेडमी को अपना योगदान दिया है। जिसके चलते किंग्स फोर्ट एकेडमी में पूर्व सांसद के सिंह बाबा की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि क्रिकेटर विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा रहे, जिन्होंने अकादमी का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में काशीपुर क्षेत्र के प्रतिष्ठित और राजनीतिक लोगों ने शिरकत की और बच्चों ने मंच स्थल पर रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही सांस्कृतिक नृत्य करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। नहीं, इसी चीज़ के मद्देनज़र हम लोगों ने वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी, जो हमारी दिल्ली में एकेडमी है, जो पिछले 25 साल से इस्टेब्लिश्ड एकेडमी है दिल्ली की, हम लोगों ने टाई अप किया है शेमफोर्ड स्कूल के साथ और ये एकेडमी शुरू कर रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि हम यहाँ से नई प्रतिभाओं को निखार पाएंगे और यहाँ से बेटर प्लेयर्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रतिभाओं की कमी नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत थी, थोड़ी प्रॉपर कोचिंग की ज़रूरत थी। उसी के तहत हमारी ये कोशिश है कि हम बच्चों को यहाँ के हेल्प कर पाएँ। इसमें ये हमारा शेमफोर्ड स्कूल है जो 10+2 CBSE स्कूल है। इसी के अंडर एक हमारी किंग्सफोर्ड क्रिकेट एकेडमी के नाम से हमने एकेडमी चालू करी है, जो राजकुमार शर्मा जी विराट कोहली के कोच हैं, द्रोणाचार्य अवॉर्डी, उनकी निरीक्षण में ये एकेडमी चलेगी। और ये एक यहाँ के लोकल्स के लिए, पहाड़ के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो इतने बड़े कोच यहाँ आके हमारे इनके बच्चों को सिखाएंगे। हमारे मुख्य अतिथि जो द्रोणाचार्य विराट कोहली के जो कोच है श्री माननीय राजकुमार शर्मा जी, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। श्री माहिम जी जो जनरल सेक्रेटरी CIU हैं, वो भी हमारे मुख्य अतिथि हैं। और माननीय राजा साहब KC सिंह बाबा जी, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हुआ है। और शेमफोर्ड स्कूल को भी मेरा बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बधाई है उन्हें। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप
सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। शनिवार को लोहाघाट से चंपावत की ओर जा रही स्कूटी और टनकपुर से पिथौरागढ़ की ओर से आ रही मैक्स में आमने सामने की जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में स्कूटी पर सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं दुर्घटना में महिला का पति और उसकी 3 साल की बच्ची को मामूली चोटें आई हैं। वहीं स्कूटी चला रहे ईश्वर सिंह ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ पूजा करने के लिए चंपावत की ओर जा रहे थे, तभी पंप हाउस के पास तेज गति से आ रही मैक्स ने उन्हें टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में 3 लोग बच गए, लेकिन दुर्घटना के समय स्कूटी चालक ईश्वर सिंह ने हेलमेट पहना हुआ था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से पूछताछ जारी है। पांच प्रांतों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड के 9 आईएएस अधिकारी चुनाव ड्यूटी में तैनात रहेंगे। कार्मिक विभाग ने भारतीय निर्वाचन आयोग को 17 आईएएस और 15 आईपीएस अधिकारियों की सूची भेजी थी, जिनमें से 9 आईएएस अधिकारियों को निर्वाचन आयोग ने ड्यूटी में तैनात होने के लिए कहा है, जबकि 5 आईपीएस अधिकारियों को ये जिम्मेदारी मिली है। जिम्मेदारी के मुताबिक 1 आईएएस की ड्यूटी मिजोरी में लगाई गई है, जबकि 5 आईएएस ऑफिसर मध्य प्रदेश चुनाव में जाएंगे, जबकि 3 अधिकारी छत्तीसगढ़ में ड्यूटी पर रहेंगे। ऋषिकेश के चंद्रभागा पुल के पास बीच सड़क पर गुंडाई करते हुए फायरिंग करते हुए हॉकी डंडों से पर्यटकों के साथ मारपीट करने की घटना सामने आई थी, जिसका संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने देर रात संबंधित चौकी पुलिस, थाना ऋषिकेश पुलिस और एसओजी की टीम को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया। इसके बाद सीसीटीवी की मदद से कई गाड़ियों को आइडेंटिफाई करते हुए पुलिस ने सभी 4 आरोपियों को देवप्रयाग के नजदीक 3 धारा से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों ने ऋषिकेश बाजार में फायरिंग झोंकने के बाद रास्ते एक कूड़ेदान में पिस्टल को फेंक दिया था, जिसे पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर बरामद कर लिया। इसी के साथ आरोपियों की गाड़ी में लाठी डंडे और हॉकी स्टिक भी बरामद की गई है। चंद्रभागा पुल के पास एक रात्रि में सनसनीखेज घटनाक्रम हुआ था, जिसमें कार सवार 4 लोग जो किसी छोटी बात पर लोकल जो वहाँ के निवासी थे उनके साथ दीपक, उनके साथ कुछ कहासुनी हो गई थी। कहासुनी के बाद उनके द्वारा आवेश में आकर पहले फायर किया गया। फायर करने के बाद हॉकी स्टिक और डंडों से लोगों को वहाँ पर हमला किया गया, जिस पर 307 धारा में आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। क्योंकि घटना सनसनीखेज थी, इसमें तत्काल जो है थाना ऋषिकेश चौकी और साथ ही साथ एसओजी ऋषिकेश की टीम को लगाया गया था। तो एपी नंबर की गाड़ी का पता चला था, उसके आधार पर पूरा नंबर ट्रैक करने के बाद कुछ नंबर निकाले गए थे, जिसके आधार पर कल देवप्रयाग के पास रात्रि में जो है देर रात्रि इनको जो है वहाँ पर पकड़ा गया। देहरादून के थाना विकास नगर की डाक पत्थर चौकी क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस ने नदी से एक व्यक्ति का शव बरामद किया था, जिसके शरीर पर चोट और खरगोश के निशान पाए गए थे। प्रथम दृष्टया पुलिस ने इस मामले में शव की शिनाख्त और हत्या की जांच शुरू की। जांच के लिए बनाई गई पुलिस टीम ने घटनास्थल के आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरा को खंगालना शुरू किया, जिसके आधार पर पुलिस के हाथ एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो कि मृतक की घटना की रात घर से अपने साथ लेकर गया था। पुलिस की माने तो मृतक की पत्नी और उक्त व्यक्ति के बीच प्रेम संबंध था और पत्नी ने ही अपने पति की हत्या की साजिश अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये विकासनगर थाना क्षेत्र में यमुना नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था दिनांक 19 तारीख को, और इस सूचना पर पुलिस द्वारा पंचायतनामा भरा गया तो उसके गले पर कुछ निशान थे जो संदिग्धता प्रकट कर रहे थे। लेकिन मृतक की पत्नी के साथ पहले एक साल शादी में कहीं मिला था और तब से उनकी जान पहचान थी।
और जो उसके द्वारा बताया गया कि मृतक जो है उसकी अपनी वाइफ को परेशान करता था और उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर जो है ये षड्यंत्र रचा और उसकी शराब पिलाने के बहाने उसको ले गए और जहां गमछे से उसकी गला दबा के हत्या कर दी और हत्या करने के बाद शव को यमुना नदी में फेंक दिया था। अब इसमें जो है मृतक का पत्नी और जो ये इसका प्रेमी था परम नाम का, जो इसको गिरफ्तार कर लिया गया, न्यायालय में पेश किया जा रहा है। कोटद्वार में लगातार स्कूल बसों में क्षमता से ज्यादा बच्चे बिठाए जाने की शिकायतें मिल रही थी, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए जनपद में सभी जगह स्कूल बसों को चेक करने के लिए सभी स्थानों को निर्देशित कर दिया है, जिसके चलते कोटद्वार में भी देवी रोड और कोड़िया सहित कई स्थानों पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर शिव कुमार सिंह के द्वारा स्कूल बसों, ऑटो और ई रिक्शा को चेक किया गया। चेकिंग के दौरान 15 स्कूल बसों में से 5 बसों में इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट न होने की वजह से उनके चालान किए गए। साथ ही चाइल्ड सेफ्टी नॉर्म्स पूरे न होने पर उनका पालन करने को भी कहा गया। उसमें लगातार हमारे जो एसएसपी मैम है उनकी भी डायरेक्शंस है, एडिशनल एसपी मैम की भी डायरेक्शंस है कि जो स्कूल्स के वाहन हैं उसे लगातार चेक करना है, क्योंकि स्कूल में जो बच्चे जाते हैं वो एक मतलब बड़ी प्रॉपर तरीके से उसकी ड्राइविंग होनी चाहिए, उसमें टेंडर भी होना चाहिए, उसमें प्रॉपर विंडो शील्ड्स होनी चाहिए और साथ में सेफ्टी किट होनी चाहिए, ओवरलोडिंग ना हो और साथ में फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए, फिटनेस होनी चाहिए गाड़ी की। तो ये चीज़ें तमाम चीज़ें होती हैं जो रिक्वायरमेंट होती है, तो वो चीज़ लगातार चेक किया जाता है और जिसके जो उसमें जो सही तरह से जो चीज़ नहीं पाई जाती है तो उसके खिलाफ एमवी एक्ट में चलानी कार्रवाई भी की जाती है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने राज्य सरकार की खनन नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश की आर्थिकी और राजस्व बड़े पैमाने पर आबकारी और खनन पर निर्भर करते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि राज्य सरकार के पास कोई ठोस खनन नीति नहीं है और हर बार वो सवालों के घेरे में रहती है और उच्च न्यायालय के सामने मुंह की खानी पड़ती है। दसोनी ने कहा कि बीते रोज ही उच्च न्यायालय ने धामी सरकार को खनन नीति के मामले में करारा झटका दिया है, जिसमें ई टेंडरिंग की प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय के द्वारा रोक लगा दी गई है। खनन नीति बार बार सवालों के घेरे में आ रही है। शराब नीति तो आ ही रही है, लेकिन खनन, जिससे कि हाईकोर्ट कह चुका है कि 2,500 करोड़ का नुकसान राजस्व को सालाना हो रहा है, उस खनन नीति को बनाने में इतना कच्चापन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कल ही फिर एक करारा झटका लगा है हाईकोर्ट से। हाईकोर्ट ने कहा है कि एनवायरमेंट असेसमेंट जो होता है, एनवायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट होगा आपके प्रोजेक्ट का, वो असेसमेंट नहीं कराया गया। ये याचिकाकर्ता का कहना था। इन्होंने ई टेंडरिंग की प्रोसेस शुरू करी खनन को लेकर। राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में ई टेंडरिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन याचिकाकर्ता ने उसको चैलेंज कर दिया। और इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।